हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है केपी रविंद्रन वर्सेस वसंता। अब ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और वसंता ने रविंद्रन के अगेंस्ट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया और मेंशन भी किया कि मैं पत्नी नहीं हूँ, लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं हूँ, आई एम हिज लिव इन पार्टनर एंड आई वांट मेंटेनेंस। रविंद्रन ने इसे चैलेंज कर दिया केरला हाई कोर्ट में, यही कह के कि भाई ये मेरी बीवी थोड़ी है। सेक्शन 125 बहुत ही क्लियरली कोडिफाई करता है कि मेंटेनेंस कौन कौन डिमांड कर सकता है और उनमें से एक व्यक्ति बीवी भी है, पत्नी। एक ऐसी पत्नी जो खुद को सस्टेन नहीं कर सकती, वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है। अब यहाँ पे ये पत्नी तो है नहीं, तो मेंटेनेंस किस ग्राउंड पे मांग रही है? केरला हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस करके वसंता के फेवर में जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, जो स्त्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब आजकल के टाइम पे लोग जब साथ रहते हैं, स्त्री और पुरुष, तो जरूरी नहीं सिर्फ शादी ही हो। अब अगर वो किसी ऐसी रिलेशनशिप में है जो शादी जैसी है, तो भी वो शादी के कुछ बेनिफिट्स को तो अवेल कर ही सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी रिलेशनशिप्स और इन द नेचर ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप्स रिजेंबलिंग मैरिज को डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन दिया गया है। एक ऐसा रिश्ता जो शादी भले ही ना हो लेकिन शादी जैसा हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन के लिए इंटाइटल्ड होगा। वहां पे भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो रिलीफ दी जाएगी। नॉट जस्ट रिलीफ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जितने भी राइट्स दिए गए हैं उन सबको वो सारे राइट्स उन रिलेशनशिप्स को भी दिए गए हैं जो कि शादी जैसे हैं, है ना। तो केरला हाई कोर्ट का यही प्रेमाइस था कि वेलफेयर लेजिस्लेशंस जो क्रिएट किए गए वो मॉडर्न टाइम्स को ध्यान में रख के किए गए और उन रिश्तों को स्पेशल जगह दी गई जो शादी नहीं थे लेकिन शादी जैसे थे। तो आज की सिचुएशन में जब लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप हो गया है, वहां पे भी उन स्त्रियों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भले ही लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं है, लीगल तौर पे पत्नी नहीं है, लेकिन उनका कंडक्ट, उनका व्यवहार, उनकी लाइफ, उनका लिविंग स्टेटस, उन जो भी कुछ वो लाइफ में कर रही हैं, वो पत्नी से कम भी नहीं है। दे एक्ट लाइक अ वाइफ, दे लिव लाइक अ वाइफ, दे टेक केयर ऑफ दैट पार्टनर लाइक अ वाइफ, दे शुड बी ग्रांटेड the benefits that a wife can be given. ठीक है, not all of course, but some of them, the basic ones, at least जो कि वेलफेयर के लिए बनाए गए, जैसे कि 125। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा बन गया और यही सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है, लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है वो डिटरमाइन करेगा कि भाई लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या स्टेटस है एक्चुअली उन बेनिफिट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कि सिर्फ वाइफ को दिए जाते थे, है ना। अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, पढ़ लेते हैं। द हाई कोर्ट डिसमिस्ड द चैलेंज टू मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स ऑब्जर्विंग दैट रिस्पोंडेंट्स केस वाज दैट पार्टीज लिव्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। 2005 से वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। कोर्ट ने होल्ड किया कि 125 एक बेनिफिशियल वेलफेयर लेजिस्लेशन है और वो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज कभी नहीं रिक्वायर करता क्लेम मांगने के लिए। हाई कोर्ट ने ये भी रूल किया कि अगर पार्टी साथ में रह रही हैं बहुत लंबे टाइम से, तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ये शादी थी इनके बीच में, भले ही नहीं थी। अब प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कैन बी मेड और मेंटेनेंस इसी बेसिस पे डिनाई फिर नहीं किया जाएगा। That the High Court's decision was based on the principle that if parties live together as husband and wife for a long period, they are entitled to maintenance under the beneficial provisions of Section 125 CRP. ठीक है, like I said, मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब कोर्ट ने पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट को नोट किया कि भाई पार्टनर, लिव इन पार्टनर मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं अंडर सेक्शन 125, क्योंकि उसे मेंशन नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पेटिशनर का जो contention है that the entire proceeding was completely misleading and not maintainable, that is also to be noted. तो ऐसा नहीं कि they completely sided with what Kerala High Court said, but they did not deny also what the court said. After hearing petitioner's counsel, the court was inclined to issue notice to respondent that the court directed that the notice be returnable within 6 weeks. ठीक है, like I said, अभी कोई judgment नहीं आया है और there is no conclusive
देयर इज नो कंक्लूजन टू दिस केस येट, बट इट विल सून बी कंक्लूडेड. अब सवाल यही है कि क्या लिव इन पार्टनर मेंटेनेंस सीक कर सकता है? सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैज रिप्लेस्ड सेक्शन 125 फॉर मेंटेनेंस. सेक्शन 144 स्पेसिफिकली गवर्न करता है मेंटेनेंस क्लेम्स को और एक कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं. ठीक है. मेंटेनेंस प्रोविजंस अंडर 2023 एम टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स ऑफ डिपेंडेंट स्पाउसेस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन सर्टेन सिचुएशंस. ठीक है. सेक्शन 144 स्पेसिफिक कैटेगरीज को इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स की जो मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं, जिनमें डिपेंडेंट स्पाउसेस हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, जो कि मैंने बताया भी है. क्योंकि सेक्शन 144 एग्जैक्टली वही है जो सेक्शन 125 हुआ करता था. लीगल अनसर्टेनिटी क्या है कि जो ट्रांजिशन हुआ 125 से 144 का, इसने कोई एक्सप्लिसिट क्लैरिटी नहीं दी है लिव इन रिलेशनशिप्स पे या लिव इन पार्टनर्स पे, जो कि गलत है. क्योंकि ऑफ कोर्स 1970s में जो सिचुएशन थी वो आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज हो चुकी है. लॉ और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इनफैक्ट हैज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि आजकल सिर्फ शादी ही नहीं, लोग ऐसे ही साथ रहते हैं, एक डोमेस्टिक सेटअप में पति पत्नी की तरह बिहेव करते हैं, उठते बैठते हैं, उनका कंडक्ट बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा होता है. तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट्स नहीं जो पत्नी को दिए जाते हैं, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एटसेट्रा, लेकिन कुछ बेसिक राइट्स जो उसको पार्टनर होने के हवाले से मिलने चाहिए वो पार्लियामेंट को दे देने चाहिए. यही एक लार्जर डिबेट की तरफ जाता है ये केस. देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है. विशाल सी, ये कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं. ललिता तोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस लिव इन पार्टनर्स के मेंटेनेंस क्वेश्चन को डील किया था और लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था. वो अभी भी अनआंसर्ड ही है, ये भी लार्जर बेंच को चला गया है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. अब आता है हमारा साधना शिवरे वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. अब इस केस में क्या हुआ कि पेटिशनर साधना शिवरे, जो कि परशुराम शिवरे की पत्नी थी, उनको जयपुर में एक कॉम्पोजिट लिकर शॉप अलॉट की गई थी. ठीक है. किशनपोल बाजार में. एंड देयर वाज दिस लीज एंड द लीज वाज ऑफ कोर्स द सर्टेन टाइम, वाज फॉर अ सर्टेन टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए लीज थी 5% के मतलब इंक्रीमेंट के साथ जो उन्हें देना था रेंट एज रेंट. और चल रहा था सब कुछ ठीक, लेकिन सडनली उनके पास नोटिस आ जाता है किसी दिन और उनसे कहा जाता है कि दुकान आप शिफ्ट कर लीजिए, कहीं और शिफ्ट कर लीजिए इस दुकान. अब वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है. राइट. नाउ on 13th August, the petitioner received an impugned notice directing her to change the location of the shop to an unobjectionable area due to alleged public resentment. और इस नोटिस की कॉपी भी उनको दी नहीं गई. इस नोटिस से परेशान होकर उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की चैलेंजिंग द डायरेक्शन टू रिलोकेट हर लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 47 के हिसाब से स्टेट एक अटेम्प्ट करेगी, शैल मेक एन अटेम्प्ट, कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट किया जा सके, ड्रग्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट किया जा सके जो लोगों की हेल्थ को इंजर करते हैं, उनका कंजम्पशन सिर्फ मेडिसिनल पर्पस तक ही रखा जाए. ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. कोर्ट ने नोट किया कि लिकोर, गुड्स, आर्टिकल्स जो कि आर्टिकल 47 में कवर है, मतलब इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, ड्रग्स एटसेट्रा, they are governed by doctrine of res extra commercium, doctrine और goods outside usual commerce. इसका मतलब होता है goods outside usual commerce. ठीक है. तो ये सारे goods जो हैं वो normal, ordinary, usual goods में नहीं आते. they are extraordinary, unusual goods. इसीलिए petitioner के पास कोई vested right नहीं है इन goods को बेचने का. कोर्ट ने रिमार्क किया कि डिस्पाइट द टेम्परेंस पॉलिसी, स्टेट ने अप्रूव कर दिया इस लिकोर शॉप का लोकेशन पब्लिक मार्केट में ओवर द इयर्स, मतलब बहुत सालों से कर रही है, वो गलत है. बेसिकली क्या होता है कि शराब के जो दुकानें हैं वो कुछ ही जगहों पे हो सकती है, दे कैन नॉट बी एवरीवेयर ऑब्वियसली, है ना. देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस दैट स्टेट हैज टू एक्सरसाइज व्हाइल अलॉटिंग शॉप्स फॉर लिकोर. आप दुकान के नाम पे आर्टिकल 19 के राइट को एक्सरसाइज करते हुए कहीं पे भी कुछ भी नहीं खोल सकते. तो अगर आप इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस की दुकान खोल रहे हैं, वाइन, बियर, स्पिरिट्स एटसेट्रा, तो लाइसेंस लेना पड़ता है और यू हैव टू प्रूव टू द
the state has to allow you to open that shop at that particular place. You cannot open a liquor shop everywhere. एक कंजस्टेड मार्केट में जहाँ पे बहुत पब्लिक आती है, बच्चे बूढ़े सब आते हैं, स्कूल, टेम्पल एरिया, रिलीजियस एरिया जहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, एक्सेट्रा, स्कूल्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक्सेट्रा, उसके आसपास शराब की दुकानें नहीं हो सकती जनरली, ठीक है। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लिक्वर शॉप्स का अलॉटमेंट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में मेक्स अ केस व्हिच इज प्राइमा फेसी अगेंस्ट आर्टिकल 21 एंड 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर एज वेल एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपीयर होने को बोला है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में, एंड स्टेट अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया गया है कि टेम्परेंस पॉलिसी को आप आर्टिकल 21 और 47 के साथ कैसे बैलेंस कर रहे हैं, राइट। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है स्टेट को कि आप रीजनेबल जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपने ऐसी जगह पब्लिक, इतना कंजस्टेड मार्केट जहां पे शराब की दुकान आपको अलॉट करनी ही नहीं चाहिए थी, वो आपने कैसे कर दी। वहां मंदिर है, स्कूल्स हैं, सेक्रेड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे आप शराब की दुकान खोलने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने स्टेट को ये भी डायरेक्शन दिया है कि आप एक एक्सप्लेनेशन दीजिए इन अलॉटमेंट के लिए डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट में, जो कि आर्टिकल 2147 का वायलेशन, ठीक है। तो मैम ने कहा कि भाई मेरा आर्टिकल 19 वायलेट हुआ है, मुझे पहले दुकान अलॉट की गई, फिर मुझसे कहा गया दुकान को शिफ्ट करो, बंद करो, तो ये क्या है, दिस इज दिस इज एन अनसर्टेनिटी व्हिच वायलेट्स माय राइट गिवन टू मी अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ कैरिंग, ये मतलब बिजनेस, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेमाइस को ही रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप नॉर्मल कॉमर्स के गुड्स को बेचते हैं तब आप इस फ्रीडम को या इस राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं, लेकिन इफ यू आर सेलिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ जनरल कॉमर्स यू कैन नॉट क्लेम दिस एज अ वेस्टेड राइट, यू नीड टू ऑब्टेन परमिशन। और ये जो लिकोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग जो होता है वो हेवीली रेगुलेटेड होता है, स्टेट उसे कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, तो आप कुछ भी एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकते। इट विल बी ग्रांटेड टू यू ऑन द परमिशन और ऑन द आफ्टर कंसिडरिंग एवरी पॉलिसी दैट द स्टेट हैज। तो ये तभी ग्रांट किया जाता है, ये प्रिविलेज की तरह ग्रांट किया जाता है जो स्टेट सारी की सारी चीजों को मॉनिटर करके, एग्जामिन करके देती है कि कहाँ खुल रहा है, क्या बेचोगे, बिकॉज लिकोर की भी कैटेगरीज होते हैं, है ना। वहां पे बच्चे तो बहुत नहीं आते, अंडर एज लोग तो नहीं आते, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड तो नहीं है, कोई आसपास कोई सेक्रेड रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं है, स्कूल तो पास में नहीं है, हॉस्पिटल तो पास में नहीं है ना। ये सारी चीजें देखी जाती हैं क्योंकि भाई अगर व्यक्ति शराब खरीद रहा है तो वो कंज्यूम भी करेगा, फिर वो गाड़ी भी गलत सलत चलाएगा, स्कूल हॉस्पिटल के आसपास एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब दीज आर few parameters, मतलब to name a few, right? So the Supreme Court completely denied कि कोई राइट नहीं है इस सिचुएशन में, आपको एक प्रिविलेज दी गई है जो कि स्टेट ने गलत तरीके से एक्सरसाइज करी, आपको वो प्रिविलेज देनी ही नहीं थी, उस जगह पे आपको दुकान खोलने कैसे दी गई, पहले तो आप, ये तो सवाल मतलब हम स्टेट से अलग से पूछें कि आपके पास कोई राइट नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आर्टिकल 21 एंड 47, आर्टिकल 21 आपको पता ही है, 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। ठीक है, तो is allotment of liquor shops in densely populated areas contrary to article 21 and 47? The answer is yes। liquor falls liquor जो है वो extra कमर्शियम में आता है, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम, जिसका मतलब है थिंग्स आउटसाइड कॉमर्स, आर्टिकल 47 की वजह से, इसलिए इंडिविजुअल्स के पास कोई इनहेरेंट या वेस्टेड राइट नहीं होता शराब बेचने का। ये प्रिविलेज, एक लाइसेंस है जो स्टेट ग्रांट करती है बहुत हैवी रेगुलेशन या कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो ये थे आज के केसेस, रिलेटिवली सिंपल है, कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं ये आप देख लीजिएगा। कोई और तरीका है आपके पास क्रिएटिव जिन्हें आप, जहां आप इन्हें यूज कर सकते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।